बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो NMD के 2020 का जो टेस्ट हुआ है, इट इज़ 29 नवंबर को, उसके जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि उसमें MCQs किस तरह के आए थे और फिर उन MCQs का जो शार्ट ट्रिक्स हैं, उनकी टेक्निक्स हैं और एग्ज़ामिनर क्या देखता है और क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच करना चाहिए, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। और जो MCQs हमारे पास उसमें थे तो उसका सलूशन भी देखेंगे कि उनका सलूशन किस तरह पॉसिबल है। और ये वीडियो बड़ी इफ़ेक्टिव होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो आइंदा साल टेस्ट के लिए अपीयर होंगे या जो फ्रेशर्स हैं वो टेस्ट के लिए अपीयर होंगे, कि उनको इस बात का पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें किस तरह हम अप्रोच कर सकते हैं, कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं जिन पे ये डिपेंड करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे NMD कैट टेस्ट 2020 और ये कब हुआ था? 29 नवंबर 2020 को। तो इसके जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। इस पोर्शन को, केमिस्ट्री पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो लेट्स स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास क्या हो सकते हैं इसका सॉल्यूशन जो MCQs हमारे पास टेस्ट में आए हैं। तो MCQs नंबर 41 था, अल्काइल हैलाइड्स इन्वॉल्विंग कार्बन हेलोजन बॉन्ड। 41 नंबर MCQs है और इसमें है कि अल्काइल हैलाइड C/X बॉन्ड की जब ब्रेकेज होती है और हमारे पास दूसरा बॉन्ड होता है C/न्यूक्लियोफाइल, तो इन दोनों बॉन्ड्स जब ये वाला बॉन्ड टूटता है कार्बन और हेलोजन के दरमियान और ये बॉन्ड बनता है, तो ये समल्टेनियस प्रोसेस है। ये क्या है? समल्टेनियस प्रोसेस है। समल्टेनियस मीन कि ये हमारे पास एट अ टाइम हो रहा होता है, ये बॉन्ड टूट रहा होता है और ये बॉन्ड बन रहा होता है। तो समल्टेनियसली ये किस मैकेनिज़्म में होता है? ऑप्शन 1 SN1 मैकेनिज़्म, ऑप्शन 2 SN2, ऑप्शन C E1 एंड ऑप्शन D E2। तो हमने देखा था अल्काइल हैलाइड के चैप्टर में जब SN2 को हम डिस्कस कर रहे थे, तो SN2 मैकेनिज़्म में हमारे पास बोथ ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड, पहले वाले न्यूक्लियोफाइल से जो बॉन्ड टूटता है वो, और दूसरे न्यूक्लियोफाइल से हमारे पास जब बॉन्ड बनता है वो एट अ टाइम होते हैं, एट अ टाइम होते हैं। ठीक है। और इसमें हमारे पास 2 स्पीशीज़ आर इन्वॉल्व। इसको ज़रा हम देख लेते हैं ये किस तरह होता है। तो बड़ा सिंपल सा है कि हमारे पास ये कोई भी हैलाइड है, दैट इज़ X, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। अब होता है कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है बैक साइड से। जब ये इस पे अटैक करता है तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है। किस तरह? कार्बन इंटू हाइड्रोजन, 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 और ये बॉन्ड वीक होने लगता है, इसकी ब्रेकेज होने लगती है और हमारे पास
इस बॉन्ड की फॉर्मेशन होने लगती है। तो जब ये प्रोसेस होता है तो हमारे पास ये एक ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है, और ट्रांजिशन स्टेट में हमारे पास ये बॉन्ड बन रहा होता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, और एट द एंड हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है ये टूट जाता है जो हेलोजेंस के साथ है, और जो इस न्यूक्लियोफाइल के साथ मिलके बनता है, तो ये बॉन्ड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, प्लस हेलोजेनाइन रिलीज हो जाता है। तो ये दोनों प्रोसेस इस ट्रांजिशन स्टेट में एट अ टाइम हो रहे होते हैं। तो SN2 मैकेनिज़्म हमारे पास ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक भी एट अ टाइम करता है और हमारे पास ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड भी एट अ टाइम होती है, ठीक है। इसमें 2 स्पीशीज़ आर इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। 2 स्पीशीज़ आर इन्वॉल्व इन RDS, या हम इसे कहते हैं स्लो स्टेप, ठीक है। तो ये तो डिटेल से था, लेकिन SN2 मैकेनिज़्म में हमारे पास इस तरह होता है कि एट अ टाइम बनता है। ना दूसरे MCQs पे हम बात करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज़ SN2, दैट विल द करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ दूसरा है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड इज़, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या है? बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। आज इस पर तब जो पेपर भी आया था वो बड़ा आसान था, बड़ा इजी था, इतने लॉजिकल नहीं था। बिल्कुल स्मॉल ट्रिक्स उसमें इस्तेमाल होती थी, स्मॉल कॉन्सेप्ट्स थे, जिसके थोड़े से भी कोर्स को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो वो इजीली क्लिक कर जाएगा और उसे क्वेश्चन करना उसके लिए आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स ये कौन से हैं? तो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं। तो हमारे पास अगर कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप अटैच हो और वो कार्बन आगे किसी और मिथाइल ग्रुप से अटैच होगा तो हमारे पास CH3 CH3 CH3, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, अगर वो आगे 3 कार्बन के साथ अटैच होगा तो दैट विल बी टर्शरी अल्काइल। इसको हम 3 डिग्री या टर्शरी अल्काइल कहते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप है वो आगे सिर्फ 2 कार्बन के साथ अटैच है तो उसको हम कहते हैं 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगर जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच है और वो आगे सिर्फ 1 कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, दैट इज़ वो हमारे पास 1 कार्बन के साथ अटैच है, तो दैट इज़ 1 डिग्री, और हम इसे कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो अब बात आसान होगी, अपने ऑप्शन में हमने वो वाला चीज़ देखनी है जो आगे 2 कार्बन के साथ अटैच हो, ठीक है। याद रखना है, जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो वो आगे अगर 2 कार्बन के साथ अटैच है तो वो सेकेंडरी होगा। तो ऑप्शन ए इसमें है वो 1 कार्बन वाला है, ऑप्शन बी में कोई कार्बन नहीं अटैच, ऑप्शन सी में जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है वो आगे 2 के साथ अटैच है, तो दैट ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। और सी है CH3 इंटू CCl इंटू CH3 इंटू H। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सिंपल सी बात थी, इसमें इतनी बड़ी कोई लॉजिक नहीं है। अब तीसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास जो RX दैट इज़ अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ जब
अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, ठीक है। तो RX जब हमारे पास रिएक्ट करे विद अल्कोहल ROH, ठीक है, ROH, तो हमारे पास बड़ी सिंपल से है, इट इज़ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे इसको अगर हम इस तरह लिख लें अल्कोहल को, तो पार्शियल नेगेटिव इज़ पार्शियल पॉजिटिव। तो हमारे पास यहाँ से X जाके इस हाइड्रोजन के साथ लग जाएगा और ये R इस ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास बन जाएगा that1 प्लस HX। तो इस तरह का अगर कोई ऑप्शन है दैट इज़ ईथर, तो ईथर हमारे पास फॉर्मेशन होगी। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी इज़ ईथर, तो ये बी ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन इज़ ईथर, करेक्ट ऑप्शन इज़ ईथर। दैट इज़ अयूपेक नेम ऑफ, ये था हमारे पास 44 नंबर क्वेश्चन है, और वो है कि अयूपेक नेम ऑफ C6H5O इंटू CH3 ठीक है। कहते हैं इसका अयूपेक नेम बताएं। 2 मिथाइल 3 हेक्सानोन, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन, 2,6 डाईमिथाइल हेक्सानोन और 4 मिथाइल 3 हेक्सानोन। तो इसको अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा ओपन करके लिखें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो 6 कार्बन है, तो ये तो रिंग फॉर्म में होंगे, ठीक है, इट इज़ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब इसके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और वो आगे 2 कार्बन के साथ अटैच हो, तो ये कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो है तो कीटोन, और ये इधर ऑप्शन भी सारे कीटोन वाले हैं। अब हमने देखना है कि इसकी नंबरिंग कैसे करनी है। फंक्शनल ग्रुप, ये इसके अंदर कार्बोनाइल कार्बन ये वाला है, तो इससे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 और 6 पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। 2 मिथाइल ग्रुप हमारे पास किधर, कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 6 पे अटैच हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 2 6 डाईमिथाइल, 2 6 डाईमिथाइल, और ये हमारे पास क्या है, साइक्लोहेक्सानोन। तो इस तरह का जो ऑप्शन होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह का जो ऑप्शन है दैट इज सी, क्योंकि 2 मिथाइल हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट हैं और रिंग पे अटैच हैं, तो हम इसको इस तरह कर देंगे कि 2 6 डाईमिथाइल हेक्सानोन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 था। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। 45 है दैट इज़ फिनोल इज़ आल्सो नोन एज। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में भी ये MCQs कई बार आ चुका है, ठीक है, और ये बुक की लाइन इन्होंने उठाई हुई है कि हमारे पास फिनोल इज़ आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, कार्बोक्साइलिक एसिड या कार्बोलाइलिक एसिड। तो हमें पता है कि जो हमारे पास लिक्विड फिनोल होता है, लिक्विड फिनोल क्या होता है, जिसमें 5% वाटर हो, 5% वाटर हो। तो जब 5% वाटर इसमें होगा तो दैट इज़ कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड। बुक की लाइन उठाई हुई है, तो डायरेक्टली इसमें ऑप्शन नंबर जो है दैट इज़ सी। 45 नंबर क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर सी इसका जो है दैट विल करेक्ट, एंड दैट इज़ कार्बोलिक एसिड, ठीक है। इसमें कोई इतनी बड़ी लॉजिक। फिनोल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। ये भी अल्कोहल वाले चैप्टर से है, अल्कोहल फिनोल्स के, कि हमारे पास फिनोल क्यों रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर 1 डी लोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन OH ग्रुप, डी लोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम in a ring, or C option is delocalization of negative charge in a ring, and D option delocalization of positive charge। तो हमें पता है
कि जब बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप अटैच हो जाए तो ये हमारे पास फिनोल होता है। फिनोल से जब ये हाइड्रोजन लॉस हो जाए, मतलब ये हाइड्रोजन दे दे, तो ये हमारे पास बना देता है फिनऑक्साइड आयन। क्या बना देता है? फिन ऑक्साइड आयन। ठीक है, ये फिनोल था, इसने फिन ऑक्साइड आयन बनाया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होता है, इसकी डीलोकलाइजेशन होती है रिंग पे। किस तरह कि ये बॉन्ड टूटेगा हमारे पास इस तरफ, इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये इधर से डबल बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यही नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये बॉन्ड टूटेगा, इधर इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये बॉन्ड टूटेगा इस तरफ, तो इधर बॉन्ड बन जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज चला जाएगा यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड टूटेगा ऊपर की तरफ, नेगेटिव चार्ज इधर चला जाएगा और इधर डबल बॉन्ड। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज होती है। फिन ऑक्साइड में क्या होती है? डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन फिन ऑक्साइड आयन। फिन ऑक्साइड आयन पे डीलोकलाइजेशन होती है। तो हम इसमें ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन OH ग्रुप, नहीं, OH ग्रुप पे नहीं होती। ऑप्शन बी डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम रिंग, ये भी नहीं होता। डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इन अ रिंग, तो नेगेटिव चार्ज सर्कुलेट कर रहे हैं रिंग पे, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, तो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन एंड दैट इज सी। सी ऑप्शन जो है ये ठीक है MCQs नंबर 46 में। ठीक है, तो ये हमारे पास था। इसके बाद हम देखते हैं MCQs नंबर 47। MCQs नंबर 47 क्या है? तो ये भी बड़ा सिंपल सा है, नेम लिखना है इसका। कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड इज, एक एल्डिहाइड आपको गिवन है और उसका नेम आपने बताना है। तो बड़ा सिंपल सा है, 47 नंबर क्वेश्चन है। इट इज Cl into CH2 CHO into CH3। ये एक एल्डिहाइड है। ये क्या है? एल्डिहाइड। क्यों एल्डिहाइड है? इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, ये वाला। ठीक है, अब ये एक एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड दो फंक्शनल ग्रुप हैं, क्लोरीन भी है, लेकिन एल्डिहाइड की जो हमारे पास प्रायोरिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप माना जाएगा। अब इसको नाम देना है, आयुपेक नेम देना है। ठीक है ना, इसका कॉमन नेम इसका क्या होगा? ठीक है, कॉमन नेम के लिए हम देखते हैं। तो कॉमन नेम में हम इसको अल्फ़ा बीटा और गेमा वगैरह से इसको डिनोट करते हैं। तो हम नंबरिंग करेंगे किस तरफ से? इस तरफ से देखेंगे तो हमारे पास ये जो डायरेक्टली अटैच होता है, जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन होता है, उसको हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। क्या कहते हैं? अल्फ़ा कार्बन। और जो अल्फ़ा कार्बन के साथ आगे नेक्स्ट होता है वो बीटा कार्बन होता है। वो क्या होता है? बीटा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्टली अटैच अल्फ़ा बीटा अगर नेक्स्ट होता तो वो गेमा होता। वो क्या होता? गेमा होता। लेकिन अल्फ़ा हमारे पास, अल्फ़ा पे मिथाइल लगे हुए और बीटा पे क्लोरीन ग्रुप लगे हुए, क्लोरो ग्रुप लगे हुए। तो हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, पहले हम इसको नाम देते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा बीटा क्लोरो, दैट इज अल्फा मिथाइल, कितने कार्बन वाला है? 1 2 3। कितने एल्डिहाइड है? 3 कार्बन वाला, तो प्रोपेन एल्डिहाइड। प्रोपेन एल्डिहाइड, तो ये इसका नाम बनेगा। तो हम देखते हैं कैसा ऑप्शन है हमारे पास कोई। तो ऑप्शन है इज अल्फ़ा मिथाइल गेमा क्लोरो प्रोपेन एल्डिहाइड, ये नहीं हो सकता। बीटा क्लोरो गेमा मिथाइल प्रोपेन एल्डिहाइड, ये भी नहीं हो सकता। बीटा क्लोरो अल्फ़ा मिथाइल प्रोपेन एल्डिहाइड, तो दैट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो सी ठीक है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है,
ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज़ यूज टू सेपरेट द एंड प्योरीफाई द कार्बोनाइल एंड नॉन कार्बोनाइल। कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड को अलग करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है? HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ये तो नहीं होता। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट BrMgCH3, बी ऑप्शन ये भी नहीं है। एंड NaHSO3, there is sodium thiosulfate, that will be the correct option, option C, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, ये जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ इसका वो करवाते हैं तो हमारे पास वाइट प्रिसिपिटेट बन जाते हैं। तो वो वाइट कलर का जो प्रोडक्ट होता है उससे हम ये वो करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये हमारे पास है या नहीं। तो सोडियम थायोसल्फेट। सेकेंडरी अल्कोहल इज़ द प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड की अगर हम रिडक्शन करें तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से? तो ऑप्शन है B, C। तो हमारे पास ऑप्शन B इसमें करेक्ट है। ठीक है, किस तरह देखें आप, इसमें ऑप्शन B है CH3 C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन है। और इसको जब हम हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट और प्लाटिनियम कैटलिस्ट, 200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो और हमारे पास 10 atm का प्रेशर हो, तो दैट विल कन्वर्टेड इनटू CH3COH इंटू H इंटू CH3। ठीक है, और ये हमारे पास 2 प्रोपानॉल हो गया और ये सेकंड डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये हमारे पास इस कंपाउंड जो कीटोनिक है इससे बनता है। तो ये वाला ऑप्शन B, दैट इज़ B है। तो B ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, B ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ये सिंपल सिंपल आपकी बुक से लाइंस उठाई हुई हैं, जिसने भी कोर्स को अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो वो इसको इजीली कर सकेगा। बस अब हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है? प्रोपेनोइक एसिड, फ्लोरोइथेनोइक एसिड, ट्राईइथेनोइक एसिड एंड नाइट्रोइथेनोइक एसिड। ठीक है, अब हमारे पास जो एसिडिटी होती है ये डिपेंड करती है कि इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट जितने ज़्यादा होंगे वो चीज़ उतनी ज़्यादा एसिडिक होगी। दूसरी बात कि वो जो सब्स्टिट्यूएंट उस पर अटैच है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्राइंग है। जितना ज़्यादा विड्राइंग होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर C है, दैट इज़ ट्राई क्लोरो इथेनोइक एसिड। ठीक है, ट्राईक्लोरो इथेनोइक एसिड है और ट्राईक्लोरो इथेनोइक एसिड पे जो क्लोरीन है दैट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने वाला ग्रुप है। ठीक है, एंड दूसरी बात जो इसकी वैल्यू है pKa वैल्यू जो है वो है 0.65 और जितनी ज़्यादा pKa वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा वो चीज़ एसिडिक होगी। तो बाकी जो भी ऑप्शन गिवन है, प्रोपेनोइक एसिड तो 4 पॉइंट सम होती है, इस तरह हमारे पास फ्लोरोइथेनोइक वो से थोड़ी कम होगी। नाइट्रोइथेनोइक एसिड, नाइट्रो में भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है लेकिन नाइट्रो ग्रुप 1 अटैच है और यहाँ पे क्लोरीन 3 अटैच है। तो जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को विड्रा करेंगे, तो हमारे पास ये चीज़ उतनी ज़्यादा एसिडिक होगी।